को पढ़ा रहा हूं आगे का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस हाँ, लिखिए आगे का यस सर। कि आपका यहाँ तक चल रहा था, किसी औद्योगिक शहर के पास बहने वाली नदी में बहुतायत मछलियां मरी पाई जाती हैं, क्यों? उसका मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत पूछा जाता है। तो लिखिए लिखिए विभिन्न उद्योगों में शीतल कच का प्रयोग संयंत्र को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। फुल स्टॉप। स्रोत से ठंडा जल प्राप्त करके गर्म संयंत्रों पर गिराया जाता है, जिससे यह जल गर्म हो जाता है जिससे ये जल गर्म हो जाता है और इस गर्म जल को पुनः नदी में डाल दिया जाता है। फुल स्टॉप। इस जल में अत्यधिक विक्षोभ के कारण प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिली रहती है। फुल स्टॉप। इस जल के नदी में मिलने पर या गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आकर वायुमंडल में मिल जाती है। फुल स्टॉप। इस गर्म जल की तह ठंडे जल के ऊपर होती है। उच्च ताप उच्च ताप के कारण कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन तीव्र हो जाता है, जिससे जल में प्रदूषित जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ताप अधिक होने पर मछलियां मर जाती हैं। फुल स्टॉप। गर्म निस्राव के विसर्जन स्थल पर जल ऑक्सीजन से अति संतृप्त अवस्था में होता है। इस कारण मछलियों के गलफड़ों में गैस के बुलबुले फंस जाने से मछली की मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्या लड़के सो गए? इसमें कुछ कम हो गए, क्या चक्कर है? तो मैं नेक्स्ट नो क्वेश्चन। सर। लड़के कुछ कम 24 आ रहे हैं, पहले 30 थे, कहाँ सो गए? वो दूसरा लिंक का इंतजार कर रहे हैं क्या? नानी क्या है? अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रदूषण पैरामीटर पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इस तरह से लिखना है, प्रदूषण पैरामीटर क्या चीज है? इस प्रदूषण पैरामीटर प्रदूषण की मात्रा एवं तीव्रता ज्ञात करने के लिए बहुत से परीक्षण किए जाते हैं। फुल स्टॉप। प्रदूषण के प्राचलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी। ये है फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर। अब लिखिए इसका पहला फिजिकल पैरामीटर। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 रंग, नंबर 3 गंध एवं स्वाद, नंबर 4 गंधलापन, नंबर 5 सम्वहन, नंबर 6 कुल गैस, नंबर 7 कुल निलंबित ठोस, नंबर 8 कुल गुलित ठोस, नंबर 9 ठोस विस्तृत कण, नंबर 10 श्वसन योग्य ठोस विस्तृत कण, 11वां ध्वनि स्तर डेसिबल। बी लिखिए, कैपिटल बी केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर क्या है? पहला एक घुलित ऑक्सीजन, नंबर 2 CO3 या BOD, नंबर 4 पीएच मान, नंबर 5 क्षारीय या अम्लीयता, नंबर 6 ऑक्सीकारक जैसे, नंबर 7 विषैले पदार्थ, नंबर 8 कीटनाशक। ऑक्सीकारक जो लिखा है छठा पॉइंट, उसको लिख लिए कैसे? ऑक्सीकारक जैसे, नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 3 NO3, नंबर 4 SO2। इसके बाद 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां डिटर्जेंट, नंबर 10 फ्लोराइड, नंबर 11 आयोडाइड, नंबर 12 फिनॉल पदार्थ, नंबर 13 कैल्शियम, नंबर 14 मैग्नीशियम, नंबर 15 आयरन नाइट्रेट, नंबर 16 मैग्नीज क्लोराइड सल्फेट, नंबर 17 रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे उत्सर्जक, बी उत्सर्जक, अल्फा उत्सर्जक और बीटा उत्सर्जक। दो प्रकार के, अल्फा और बीटा। अब लिखिए नेक्स्ट सी
बायोलॉजिकल पैरामीटर, इसके अंतर्गत जीवाणुओं से संबंधित प्राचाल आते हैं, जैसे नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 टोटल क्लोकॉलिफॉर्म यानी कि लगभग समझिए 100 ml, नंबर तीसरा मल जनित कालीफॉर्म 1100 ml, नंबर 4 मल जनित स्पेक्ट्रोकोस 1100 ml, वी नंबर 5वां पॉइंट वायरस, नंबर 6 अलगाई। ये आपके केमिकल हैं। अब लिख लिए स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एच फॉर BIS, स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एच फॉर B फॉर बनारस, I फॉर इंडियन, S फॉर सन, B कैपिटल B कैपिटल I कैपिटल S। अब एक कॉलम खींच लीजिए, 4 कॉलम खींच लिए एक पेपर पे। पहला भौतिक पैरामीटर, दूसरे में लिख दिए भौतिक पैरामीटर लिखिए आप कॉलम पे, फिर रासायनिक या सीधे जैसा भी चाहें आप लिख दीजिए। तो लिखिए भौतिक पैरामीटर में लिखिए रंग, रंग इसका 10 to 50, स्वाद या गंध आपत्तिजनक, गंधलापन 10 to 25 हो गया। अब रासायनिक लिखिए, नंबर 4 पीएच, पीएच है 6.5 to 8.5 और 6.5 to 9.2। पांचवा कुल ठोस गण कोई नहीं है, नंबर 6 कुल कठोरता 300 और 600 यानी IS 500 के अनुसार इतनी है और 1983 के अनुसार इतनी है, जो अलग अलग पा रहा हूँ। कैल्शियम 75 और 200, मैग्नीशियम 30 और 100, कॉपर 0.5 0.05 और 1.5, आयरन 0.3 और 1.0, मैग्नीज 0.1 और 0.5, क्लोराइड 250 to 1000, सल्फेट 150 to 400। 14 पॉइंट है फ्लोराइड 0.6 to 1.2। विषैले पदार्थ में ये आते हैं 7 पॉइंट विषैले पदार्थ में। पहला आर्सेनिक 0.05, दूसरा कैडमियम 0.05, तीसरा साइनाइड 0.05, फोर्थ है सीसा 0.1, पांचवा एल्यूमिनियम 0.01, 6 है जिंक 50, 7 पारा 0.01। अब लिखिए जैविक, कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म 1000 ml, अल्फा उत्सर्जन 10 की पावर -8 UC पर ml, बी उत्सर्जन UC पर ml इजिकल टू 10 की पावर -7। ये आपको मैंने स्टैंडर्ड वो लिखवा दिए ड्रिंकिंग वाटर के, H पर BIS, और आपको नोट्स भी भेज दूंगा PDF बना के, उसमें भी देख लेना। लेकिन सब मैंने जो स्टैंडर्ड है ये आपको कई किताबों से छांटने पे मिलेंगे। अब लिखिए भूमिगत जल के प्रदूषण के स्रोत, भूमिगत जल के प्रदूषण के स्रोत, भूमिगत जल निम्न कारणों से प्रदूषित होता है। पहला, कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाएं वर्षा के साथ पानी में घुलकर भूमिगत जल में रिसकर पहुंच जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज जल में घुलकर उसे दूषित करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए, सीवेज समापन की विधि में सीवेज को कणदार मृदा में डाल दिया जाता है, जिससे सीवेज मृदा में रिसकर भूमिगत जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित या दूषित करते हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाने आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन और लिखिए, मैं आपको लिखाने आ रहा हूँ। तो 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। अरे तुम क्लास में आए नहीं हो, क्लास चल रही है।
चलो क्लास में आ जाओ, अटेंडेंस आ जाएगी, मैं बस खत्म होने वाली है 10 मिनट। आवाज आ रही है? यस सर। मेरी हाँ आवाज सर। क्लियर क्लियर आ रही है ना? यस यस सर। सर। हाँ यस सर। लिखिए, अब लिखिए, भूमिगत जल के प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? भूमिगत जल निम्न कारणों से प्रदूषित होता है। नंबर 1, कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाएं वर्षा के साथ पानी में घुलकर भूमिगत जल में रिस कर पहुंच जाती हैं। नंबर 2, पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज जल में घुलकर उसे दूषित करते हैं। नंबर 3, सीवेज समापन की विधि में सीवेज को कणदार मृदा में डाल दिया जाता है, फुल स्टॉप, जिससे सीवेज मृदा में रिसकर भूमिगत जल में पहुंचकर जल को दूषित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, घरेलू अपशिष्ट जल के समापन की विधि क्या है? घरेलू अपशिष्ट जल के समापन की विधि लिखिए, हेडिंग है, लिखिए, घरों की गंदगी जैसे मलमूत्र, स्नान गृह तथा रसोई घर का व्यर्थ जल, कपड़े धोने से प्राप्त साबुन और डिटर्जेंट मिला जल आदि को घरेलू अरे सर का माइक बंद आवाज म्यूट होगी। सर आपकी आवाज बंद होगी, म्यूट लग गया सर आपकी आवाज का। अब आ गया? यस सर। जी सर, आगे सर आगे। बंद हो गया होगा, चलिए पहले तो आ रही कोई है सर, आ रही है वो। वहां तक तो क्लियर था, आप दूसरा आगे सुन लिए। यस सर। डाइल्यूशन मेथड, इस विधि के अंतर्गत शोषित सीवेज या शोधन संयंत्रों से निकला निस्राव, जो जल निकलता है, सब गंदगी निकलती है, नदी नाले या समुद्र में डाल दिया जाता है। यदि सीवेज काफी पतला है और उसके अंदर एएस पदार्थ कम मात्रा में है तो इसे बिना किसी उपचार के नदी में डाला जा सकता है, फुल स्टॉप। नदी के पानी में घुली ऑक्सीजन सीवेज में उपस्थित हानिकारक पदार्थों का जिस स्तर तक ऑक्सीकरण कर सकती है उसे नदी का संशोधन क्षमता कहते हैं या डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। नंबर दूसरा, लैंड डिस्पोजल इरिगेशन, लैंड LAND लैंड डिस्पोजल DISPOSAL डिस्पोजल इरिगेशन IRRIGATION। अब लिखिए, जहां पर नदी व समुद्र उपलब्ध नहीं हो तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो वहां पर भूमि समापन विधि अपनाई जाती है, फुल स्टॉप। सीवेज द्वारा फसलों की सिंचाई की जाती है जिससे फसलों को उपजाऊ तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। इस विधि में खेतों में सतही या भूमिगत नालियां बनाकर फसलों की सिंचाई की जाती है। अब लिखिए, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, अनुभव शर्मा या अटेंडेंस खींच लेना व्हाट्सएप पे। अब लिखिए, रेडियोधर्मी अपशिष्ट विद्युत उत्पादन के लिए, रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या होते हैं उसके बारे में लिखवा रहा हूं मैं आपको। रेडियोधर्मी अपशिष्ट विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु भट्टियों से निकला अपशिष्ट विभिन्न अनुसंधान शाखाओं एवं विस्फोटक पदार्थों के समापन से रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलता है। नंबर इसके बारे में लिखिए, समापन, ये तो उसकी होगी डेफिनेशन ऑफ समापन। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को तनुकरण द्वारा समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए गैस के रूप में
ऊंची ऊंची चिमनियां द्वारा वायुमंडल में ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है। ये हाथ उठा रहा है अमन कुमार और अंकुश चौधरी। पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तुम लोग का हाथ आ रहा है अंकुश चौधरी और अमन कुमार, क्या पूछना है? आस्क मी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। ये आ पूछना रही है चाह रहे सर। हो? अंकुश और अमन ने आ हाथ, रहा सर। क्या पूछना चाह रहे हो? हाथ उठाया आपने। चलिए आगे लिखिए, हाथ मत डाला करो उस पे। दूसरा लिखिए, द्रव के रूप में इसे नदियों एवं समुद्र में गिराया जा सकता है। तीसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को तब तक भंडारण में रखा जाता है जब तक वे विकसित होकर हानि रहित ना हो जाएं। फुल स्टॉप। इन्हें कंक्रीट या स्टील टैंकों में भूमि के अंदर रखा जाता है। फुल स्टॉप। द्रव अपशिष्ट को मानक की खानों में गहराई पर दबा दिया जाता है। फुल स्टॉप। नंबर 4, रेडियोधर्मी, हाँ चौहान जी, या सेकेंडरी में डाल देना एक वजह से, सेकेंडरी तीनों बैच में इरिगेशन का है सेकेंडरी में। नंबर 4, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को पुनः उपयोगी पदार्थों में बदल देना। 1 से 1:35 तक। अच्छा नेक्स्ट देखिए 4 पॉइंट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को पुनः उपयोगी पदार्थों में बदल देना। नंबर 5 पॉइंट, रेडियोधर्मी जल अपशिष्ट में 1000 ppm की दर से मृतिका घोलने पर रेडियोधर्मी कण मृतिका पर एकत्रित हो जाती हैं। फुल स्टॉप। 6 पॉइंट, जल में रेडियोधर्मी पदार्थों के फास्फेट बनाए जाते हैं। फुल स्टॉप, जो जल में अघुलनशील होते हैं। फुल स्टॉप। छानकर अलग कर लेते हैं, तत्व को छानकर अलग कर लेते हैं। नंबर 7 पॉइंट, जल में धातुपूर्ण मिला देने से सीरियम 137 एवं आयोडीन 131 के अलावा सभी प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ अलग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन से आपका और हो जाएगा। अभी आपका टाइम है 5 मिनट। देखिए, संकट के समय पदार्थों से व्यवहार करने के संबंध में प्रतिबंध एवं निषेध लगाए जाने के क्या प्रावधान किए गए हैं? संकट के समय या संकट में पदार्थों से व्यवहार करने के संबंध में प्रतिबंध एवं निषेध लगाए जाने के क्या प्रावधान किए गए हैं? लिखिए इसका आंसर। ये आ रहा है, कोई बात तो नहीं? परिसंकट में पदार्थों से तात्पर्य ऐसे कोई पदार्थ अथवा उपक्रम हैं जो रासायनिक अथवा भौतिक तत्वों या क्रियाओं के कारण मानवीय प्राणी, अन्य जीव, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। फुल स्टॉप। परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। फुल स्टॉप। कोई भी व्यक्ति परिसंकट में पदार्थों के संबंध में विधि प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षा के उपायों का पालन किए बिना व्यवहार नहीं करेगा। फुल स्टॉप। परिसंकट में पदार्थों के संबंध में इस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए कि उसे पर्यावरण प्रभावित ना हो। यह सत्य है, तत्व है कि वर्तमान औद्योगिक युग में उद्योगों का विकास एवं उत्थान आवश्यक है। फुल स्टॉप। लेकिन मानव जीवन को संकट उत्पन्न ना हो, फुल स्टॉप, प्रयास किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल ना हो या कम से कम हो।
ये आपका क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरी कितनी 12:40 तक थी, 12:45 तक 50 तक है, 22 मिनट की हो गई है, 5 मिनट की और कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार के संबंध में निषेध अथवा, क्वेश्चन है ये, परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार के संबंध में निषेध अथवा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया क्या क्या है, लिखिए इसके बारे में। केंद्र सरकार परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार कार्यों के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम 13 के उपनियम 2 से संबंधित की गई है। नंबर 1, केंद्र सरकार को जब भी यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत किसी परिसंकट में पदार्थ को प्रतिबंधित करना आवश्यक है तो केंद्र सरकार राजपत्र में जिस तरीके से उचित व आवश्यक समझे अधिसूचना प्रकाशित करेगी। यह अधिसूचना सरकार जब भी आवश्यक समझे समय समय पर प्रकाशित कर सकती है। नंबर 2 पॉइंट, यदि व्यक्ति प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में इस पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के 3 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, केंद्र सरकार प्रतिबंधित लगाए जाने के विरुद्ध सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर आपत्तियों का निस्तारण करेगी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार का प्रतिबंध हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए आपका नेक्स्ट अब शायद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, टाइम शॉर्ट है। टाइम कितना हो गया, 25:30 की है। 5 मिनट में एक क्वेश्चन और है, वो आपका मैं करा दूं या आपको कोई आपत्ति हो तो पूछ लो, तो उसमें मैं सॉल्व कर दूं 5 मिनट में। कोई भी आपत्ति हो पूछ लो, जिसको कोई भी 5 मिनट में आपको दे रहा हूं पूछने के लिए, 2 मिनट, क्योंकि अगला क्वेश्चन लंबा है तो मैं उसको आगे कराऊंगा, फिर इसको यहीं स्टॉप करूंगा। जी सर। नहीं है तो मैं हटा दूं, कोई आपत्ति नहीं है? हटा दो सर। ठीक, माइक स्टॉप कर रहा हूँ। अटेंडेंस ले लेना लकी शर्मा या ये, ठीक है, हटा दे। अटेंडेंस ले लेना।